Good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today again we are continuing with law relating to Consumer Protection Act 2019. We are talking about, and students, in the next class, this chapter will be done. So we have completed. We will be completing by tomorrow this chapter, Consumer Protection Act. See, now when this chapter will get over, what is your duty? Now, what is something that is left from your part? You have to do the writing practice of important question. You have to make sure that if there is something that you need to revise, please do it in a class. I barely take any so many topics that is difficult to revise for you. Whatever we do in a class, whatever you see in a video, and no matter how many topics you do, I think we hardly do 2 or 3 topics, right? Please revise them there and then. Usi din revise kar lo. And when the chapter gets over, then revise the whole chapter all over again, right? So when you do the class, like there are 4 classes we have spent for Consumer Protection Act, 5 classes. So after every class, you are revising what we have done, and then जब चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद दोबारा से सारा रिवीजन कर रहे हो पूरे चैप्टर का. सो जो आपने रिवीजन कर लिया, आपको अच्छे से याद हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अब आपसे काउंसिल्स के बारे में पूछा जाए, सीसीपीए सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में पूछा जाए, आपसे डिफरेंट कमीशंस पूछे जाए 3 टायर 3 लेवल्स पे जो है, आप बता दोगे, राइट? और रिवाइज कहाँ से करना है? पीपीटी में से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आप पीपीटी प्लस जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं इज इक्वल टू योर मॉड्यूल. इनफैक्ट आप रिविजन कर रहे हो तो आप सिर्फ पीपीटी से भी कर सकते हो. नोट्स नहीं भी देखोगे तो चलेगा. पीपीटी इज कवरिंग एवरीथिंग. यू कैन ओपन योर स्टडी मटेरियल गिवन बाय आईसीएसआई एंड यू कैन ओपन योर पीपीटी. इट्स ऑल सेम, राइट? चलिए अब आगे बात करते हैं. तो मॉड्यूल 2 ECIPL में दिस चैप्टर इज लेसन नंबर, I don't remember the number, but law relating to consumer protection. So this is PPT number 4. So all the PPT converted into PDF is given to you. You can take the access of those notes from Telegram channel, from Instagram, from WhatsApp community. Everywhere you can find these notes. If unable to find, you have my number. You can let me know कि मैम हमें नहीं मिल रहे हैं नोट्स, प्लीज प्रोवाइड कर दीजिए, तो आई विल फॉरवर्ड दीज नोट्स टू यू, राइट? पर ये नहीं कि सीधा ही मैम को मैसेज कर दिए. पहले जरा थोड़ा सा कोशिश करिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए. थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए, प्लस प्लीज रिविजन साथ साथ करिए. अभी देखो, अगर देखा जाए तो 1/20 चैप्टर्स जो हैं, 1/20 तो हमारा हो गया. कंज्यूमर प्रोटेक्शन ECIPL में 20 चैप्टर्स है, 1/20 हो जाएगा हमारा. धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स करेंगे एंड बाय जून 25 वील बी कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर्स, right students? So please be there, be in the class, see the videos. And ये नहीं कि अरे मैम पहले रिकॉर्ड कर ले, मैम पहले अपलोड कर दे, उसके बाद हम इकट्ठा एक ही दिन बैठ के पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर लेंगे. नॉट लाइक दैट. अगर आप एक ही बारी में बैठ के करेंगे तो आपको भी कुछ बातें अच्छे से समझ में आएंगी, कुछ बातें बिल्कुल ऊपर से जाएंगी, ठीक है? तो आप प्लीज जैसे जैसे वीडियोस अपलोड हो रही है वैसे वैसे ही आप चैप्टर्स करिए. अभी जनवरी का मंथ है तो लोड भी कम है, बट जैसे जैसे और टाइम आगे आएगा वील बी डूइंग 1 शॉर्ट सेशंस, जिसमें एक ही सेशन में हम एक चैप्टर खत्म कर लेंगे, आधा चैप्टर खत्म कर लेंगे, लंबा सेशन रखेंगे, राइट? तो आपका धीरे धीरे बर्डन बढ़ने वाला है, तो अभी से ही अपनी चीजों को थोड़ा सा सॉर्टेड रखिए. चलिए, जो आज की जो हमारे टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने कमीशंस के बारे में बात करी थी. हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के बारे में बात कर ली थी. What are we going to talk today? We are going to talk about mediation. We are going to talk about product liability. We are going to talk about offenses and penalties, right? And बाकी एक दो जो टॉपिक बचेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे and the chapter will be done. So today's topic is mediation. Mediation. What is this mediation? No, mediator. Mediator मतलब somebody like who is appointed between the complainant and the opposite party, और उनकी जो चीजें हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो रही हैं. और हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सबसे पहले पढ़ा था कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लगता है that there is a scope
एक इतना सा भी स्कोप है मीडिएशन का, तो मीडिएशन द्वारा चीजों को रिजॉल्व करा दिया जाता है। कौन सी चीजों को? कोई भी जो कंप्लेंट है कंप्लेनेंट की, वो आपकी मीडिएशन द्वारा रिजॉल्व कराई जा सकती है। तो मीडिएशन के लिए इनिशिएट कर सकता है डीसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एससी स्टेट कमीशन भी, और नेशनल कमीशन भी। सो लेट्स स्टडी अबाउट मीडिएशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन सेल। अब बच्चे कहेंगे व्हाई दिस मीडिएशन इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, या स्टेट कमीशन है, या नेशनल कमीशन है, यहाँ पे भी तो डिस्प्यूट ही रिजॉल्व हो रहा है बिटवीन कंप्लेनेंट एंड ऑपोजिट पार्टी। कंप्लेनेंट कौन होता है? जो कंप्लेन करता है, और जिसके खिलाफ कर रहा है वो ऑपोजिट पार्टी है। तो इनकी जो कंप्लेंट रिड्रेस हो रही है वो कमीशन में तो हो रही है। व्हाई डू यू नीड अ मीडिएशन सेल? सी डीसीएससी एनसी में क्या है ना, काफी प्रोसीडिंग्स को फॉलो करा जाता है, और चीजें लेंदी भी हो सकती है, लंबे समय तक भी चल सकती है, कॉस्ट भी ज्यादा इन्वॉल्व हो सकती है। बट अगर कोई स्कोप मीडिएशन का है तो आउट ऑफ कोर्ट जाकर भी मीडिएशन सेल द्वारा भी जो एक रिड्रेसल है कंप्लेन का वो हो सकता है। सो सेक्शन 74 एम्पावर्स, पावर देता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है मीडिएशन सेल। यस, देखिए पहले स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रही है कंज्यूमर मीडिएशन सेल टू बी अटैच्ड to each of district commission and state commission of that state। तो स्टेट का जो स्टेट कमीशन है और स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उनके साथ एस्टैब्लिश कर रहे हैं एक मीडिएशन सेल। मीडिएशन सेल मतलब दीज आर द अपॉइंटेड मीडिएटर्स along with the DC and state commission। इन मीडिएटर्स को कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। किसने बोला स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी? सेक्शन 74 ने बोला, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है मीडिएटर्स दैट आर वर्किंग अलोंग विद द स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन। फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश अ मीडिएशन सेल। फोन ऐसे बजा, मैं डर गई। माय मॉम, राइट, कुछ नहीं कर सकते, मम्मी समझ जाएंगी, कुछ काम हो रहा है तभी फोन नहीं उठा रहे, है ना। वैसे मम्मी से ना तुम पंगा नहीं ले सकते हो। अभी व्हाट हैपेंड वाज, अच्छा मैंने फोन तो नहीं उठाया ना, पता चले मैं आपको बता रही हूँ और फोन उठा हुआ है। व्हाट हैपेंड वाज, इट वाज माय मदर्स बर्थडे, आई सेंट अ केक। शी सेड हम केक नहीं खाते, ये मीठा हो जाता है, यू नो मी एंड योर फादर डोंट ईट स्वीट, और योर ब्रदर इज जिम फ्रीक, तो वो भी नहीं खाता है, व्हाई डू यू वेस्ट योर मनी, ये वो। आई सेड मम्मा आई हैव सेंट योर फेवरेट केक। हाँ तो फेवरेट से क्या होता है, दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, आई एम गोइंग टू ईट इतना सा, एंड ये वो, तो बहुत बहुत बोला मम्मी ने मेरे को। तो मैंने फिर उसके बाद मेरे ब्रदर का बर्थडे आया, मतलब मम्मा का बर्थडे वाज इन अक्टूबर, और मैंने इतना लेक्चर सुना तो मैंने कहा चलो भैया अब केक तो नहीं भिजवाऊंगी कभी। आई थिंक बर्थडे पे भिजवाया था, या एनिवर्सरी, या माय मॉम डैड एनिवर्सरी इज इन दिसंबर, तो दिसंबर में मैंने भिजवाया और मुझे बहुत गाली पड़ी। फिर जनवरी में मेरे ब्रदर का बर्थडे आया तो मैंने केक नहीं भिजवाया। मैंने कहा ये भी नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता, तो कोई नहीं खाता तो फिर केक नहीं भिजवाएंगे, नहीं भिजवाया। तो उसके 2 दिन बाद ना माय मम्मी वाज लाइक कुछ बात हो रही है, शी वाज लाइक तुम्हें शर्म नहीं आती ना, मतलब यू आर two sisters and you did not send anything for your brother, that is such heartbreaking for me that you did not send anything, क्योंकि वीकडे था तो सेलिब्रेट भी नहीं हुआ, आप इतना बड़ा हो गया, मतलब समझ रहे हो। तो तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें कोई प्यार नहीं है आजकल के बच्चों का, तो और अपने बहन भाई, हम बहन भाई तुम मिलके रहते हैं, मतलब इनके कलेश सुन लो ना तो पता चल जाएगा कितना मिलके रहते हैं, बट व्हाटएवर। देन आफ्टर माय ब्रदर्स बर्थडे, पूरे 1 हफ्ते के बाद माय फादर्स बर्थडे इज देयर, तो मैंने पापा के बर्थडे पे भिजवा दिया। मैंने कहा अभी तो गाली पड़ी है, तो भिजवाया। वही चीज, पापा केक खाते हैं, पापा को किसने बोला, पापा को पता है डायबिटीज है, वो केक नहीं खाते, मैं नहीं खाती, वो नहीं खाता। मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग हियर, यू वांट मी टू सेंड केक और यू डोंट वांट मी टू सेंड। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया ना, मतलब नेक्स्ट लेवल। लेकिन गुस्सा आता तब भी मम्मी के सामने तो तुम कुछ बोल नहीं सकते, मतलब मैं मन में ही गाली दे रही थी, पर मैंने सामने तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता, खा लो, गलती से भेज दिया। नहीं कैंसिल करो, जोमेटो वाला आएगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे लगा ऐसे ही बोल रही है, और सच में दरवाजा नहीं खोला,
जोमेटो वाला मुझे कॉल कर रहा है, मैडम अंदर कोई है नहीं, दरवाजा नहीं खोल रहा, मतलब इतना ड्रामा। उसके बाद मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा ले लो केक, खा लेना एक बाइट, फिर मैं वी फास्ट करा लूंगी, मेरे घर भिजवा देना। अच्छा लगता है आधा हम तुम्हारे घर भिजवा दें, ये कर दो, है ना। मेरा ना बड़ा ही गुस्सा आ गया, मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते, मतलब मम्मियों के साथ ना कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दिया करो। आई कैन अंडरस्टैंड योर पीड़ा। अभी तुम्हें लग रहा है ना कि तुम अभी बड़े हो जाओगे, हम मैम को देख के लग रहा होगा कि मैम बड़ी हैं, अर्न कर रही हैं, इस लेवल पे आके तो हमें गाली पड़ना बंद हो जाएगी मम्मी पापा से, और हमारी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाएगी। फॉरगेट अबाउट इट, नहीं होने वाला, ये कभी नहीं होने वाला, ये आजीवन चलेगा। चलो एनीवे, सेंट्रल गवर्नमेंट is empowered to establish consumer mediation, so सेंट्रल गवर्नमेंट भी establish कर सकती है, and that consumer mediation cell is to be attached to national commission। तो ये तो लग ही रहा था कि जो mediation cell स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी वो एससी और डीसी के साथ रहेगा। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो तो स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन खुद स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, तो इनसे अटैच सेल, मीडिएशन सेल भी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। नेशनल कमीशन सेंट्रल ने बनाया, तो इससे जुड़ा मीडिएशन सेल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉर्म करेगी, एस्टैब्लिश करेगी। कंज्यूमर मेडिएशन सेल शैल कंसिस्ट ऑफ सच पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी स्टेट या सेंट्रल प्रिस्क्राइब करेंगे उतने मेडिएशन सेल में लोग होंगे। एवरी सेल शैल मेंटेन, इस सेल को करना क्या होता है, ये सेल ये तुम्हारी बैटरी वाला सेल नहीं है जो खिलौनों में डलता है, सेल इज अगेन अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वाज एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड ऑपोजिट पार्टी, राइट। तो ये जो लोग हैं ना, जो इस सेल का पार्ट है, मीडिएशन सेल जिसको बोला गया है, इनको करना क्या होता है, इनको मीडिएशन करनी होती है। मीडिएशन करनी है, मेडिटेशन नहीं करनी है, दोनों फर्क है। मीडिएशन मीन्स वो जो लड़ाई नहीं रिजॉल्व कराते, अभी मैम हमने तो किसी की कराई नहीं है, हमने तो हमेशा लड़ाइयां करवाई हैं, तो हमें नहीं पता मीडिएटर कैसे काम करता है। मीडिएटर इज वन जो रिजॉल्व कराता है, अच्छा आप किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, आप क्या रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मीडिएटर्स जो होते हैं ना, इन मीडिएटर्स को एक जो मीडिएशन सेल होता है, इसमें मीडिएटर्स की लिस्ट होती है, क्या क्या केसेस किस किस ने हैंडल करा हुआ है वो लिखा होता है, रिकॉर्ड होते हैं उनके प्रोसीडिंग के, और अलग अलग इन्फॉर्मेशन। जैसे स्टेट कमीशन का एक मीडिएशन सेल है, ठीक है, तो ये मीडिएशन सेल में ना मीडिएटर्स होंगे कि हम मिस्टर कुमार, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर अरोड़ा, ये सारे सबके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने कौन कौन से केस हैंडल करे वो भी लिखा है। हर कंज्यूमर मीडिएशन सेल क्या करता है, ये अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करता है डीसी, एससी या एनसी को, डिपेंड कि किसका केस चल रहा है, ठीक है, इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। अगर एससी ने कोई मीडिएशन सेल मीडिएटर को अपॉइंट करा है किसी कलेश के लिए, किसी लड़ाई के लिए, किसी कंप्लेंट के लिए, तो उस मीडिएटर को क्या करना होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर कमीशन को। मीडिएटर की ड्यूटी क्या है, बहुत सिंपल ड्यूटी है, नाम से पता ही चल रहा है, तो वो क्या कर रहे होंगे, तो पहले तो इनकी ड्यूटी है टू डिस्क्लोज कोई भी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इस डिस्प्यूट में, तो वो बताइए क्या क्या सर्कमस्टांसेस है जिससे एक कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं वो बताइए, या अदर फैक्ट्स एज मे बी नेसेसरी। मीडिएटर का काम है डिस्क्लोजर करना कि मिस्टर कुमार आपकी ये कंप्लेंट है, इन्होंने ये किया था, मिस्टर वर्मा आपके खिलाफ कंप्लेंट है, ऐसा हुआ, तो सो ही इज अ मीडिएटर हु इज disclosing any kind of interest, professional, personal, financial, any circumstance or any other fact that is required। रिप्लेसमेंट, क्या इनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर डीसी, एससी, एनसी को लग गया कि नहीं 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 ये पर्सन ठीक से काम नहीं कर रहा, या ये एज अ मीडिएटर सही ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो एससी, डीसी, एससी, एनसी क्या कर सकते हैं, समझ गए ना, डीसी, एससी, एनसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमिश्नर, नेशनल कमीशन shall replace the mediator by another mediator। अभी डीसी के पास के बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, yes they have a list of mediators, they all have a list of mediators, so they can replace a particular mediator। प्रोसीजर क्या है ना, मीडिएशन शैल बी हेल्ड इन द कंज्यूमर मीडिएशन सेल। अभी जैसे डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कोई केस है, वो मीडिएशन के गया है, तो डीसी के अंडर जो मीडिएशन सेल है वो हैंडल करेगा। स्टेट कमीशन का केस है, स्टेट कमीशन हैंडल कर रही है, उन्होंने मीडिएशन के लिए दिया, तो स्टेट कमीशन के अंडर जो मीडिएशन सेल है वो हैंडल करेगा। नेशनल कमीशन में जो केस आया है, अगर वो मीडिएशन के लिए जाता है, तो वो नेशनल कमीशन द्वारा अटैच्ड मीडिएशन सेल में जाएगा। तो मीडिएशन सेल में क्या होता है, जो भी इस पर्टिकुलर कमीशन का सेल है वो उस केस को हैंडल करता है। वेयर कंज्यूमर डिस्प्यूट इज रेफर्ड फॉर मीडिएशन बाय
DCSC, NC, as the case may be, the mediator nominated by such commission will have a regard to rights and obligation of the parties, the usage of trade, any dispute, क्या rules हैं, क्या principle of justice है, ये सब वो mediator देखेगा. कौन mediator? जिसको DCSC, NC ने appoint करा है. The mediator mediation करेगा in the manner and the time which is being prescribed by particular commission. अब आप mediator है, एससी के अंडर है, डीसी के अंडर है या एनसी के अंडर है, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको क्या टाइम और प्रोसीजर बोला है मीडिएशन करने के लिए. राइट. सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन. अभी सेटलमेंट हो गई मीडिएशन से, तो क्या होगा? अभी एससी है, स्टेट कमीशन में केस किया, वो फिर मीडिएशन के लिए चला गया, तो कौन सा मीडिएटर के पास जाएगा? जो एससी नॉमिनेट करेगा. तो मीडिएटर का काम क्या है? दोनों के सामने बीच में बैठेगा एंड रेजोल्यूशन देगा. उसके बाद ये रिपोर्ट बना के किसको सबमिट करेगा? स्टेट कमीशन को या डीसी को या एनसी को, जिसने भी इसको नॉमिनेट करा. Pursuant to mediation, if an agreement is reached between the parties with respect to the issues involved in the consumer dispute or with respect to only some of the issues, the term of agreement shall be reduced in writing accordingly. जैसे एससी का केस था या डीसी का केस था, ये चला गया मीडिएशन के लिए, तो मीडिएटर जब चीजों को रिजॉल्व कराएगा तो जो भी कंक्लूजन है उस पे पहुंचेगा, तो उसको कहाँ लिखवाएगा? राइटिंग में, कि देखो आपको ये दिक्कत थी, इसके खिलाफ दिक्कत थी, अब दोनों अपनी एक आपसी रसामंदी से तय करिए कि आप कितना रिलीफ प्रोवाइड करेंगे और आप कितना रिलीफ मांगना चाहते हैं. तो दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, मतलब लिखित में होना चाहिए, ओरली बात नहीं होनी चाहिए. मीडिएटर शैल प्रिपेयर अ सेटलमेंट रिपोर्ट. तो अभी जो भी तय हुआ है दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में, वो लिखित में जाएगा, उसकी रिपोर्ट जमा होगी और कंसर्न कमीशन के पास जाएगी. ठीक है. और अगर कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई, सपोज लड़ाई और बढ़ गई, मीडिएटर यहाँ बैठा हुआ है और लड़ाइयां हो गई है, तो मीडिएटर कह रहा है मीडिएशन नहीं हो सकती, और वो भी उसका भी क्या रिपोर्ट बना है वो भी सबमिट होगा टू कंसर्न कमीशन. रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर. रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर. सबसे पहले तो ना अभी हम मीडिएशन खत्म होने ही वाले हैं. देखो प्रोडक्ट लायबिलिटी स्टार्ट हो रहा है, तो मीडिएशन खत्म होने वाला है. मीडिएशन खत्म हो जाए फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 सबसेक्शन 1, द डीसी और द एससी और द एनसी एज द केस मे बी शैल within 7 days of receipt of settlement order pass suitable order recording such settlement of consumer dispute and dispose of the matter accordingly. ठीक है. अभी यहाँ कह रहा है कि मीडिएटर जो है उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी. रिपोर्ट किस चीज की? सेटलमेंट की रिपोर्ट. सेटलमेंट रिपोर्ट मतलब कि सेटलमेंट हो गई है बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द ऑपोजिट पार्टी, एंड ये इसकी रिपोर्ट है. तो ये रिपोर्ट जब जाएगी, कहाँ पे जाएगी? डीसी जाएगी, एससी जाएगी या एनसी जाएगी, एज द केस में भी. तो रिपोर्ट रिसीव करने के 7 दिन के अंदर अंदर डीसी एससी एनसी को क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब ये चीज सेटल हो गई है. When dispute is settled only in part. अच्छा देखो, डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया. पहले तो कह रहे हैं पूरा डिस्प्यूट सेटल हो गया, मीडिएटर ने ही बस बिल्कुल अच्छे से बिठा के दोनों को उनका डिस्प्यूट सेटल करा दिया, पूरा डिस्प्यूट. दूसरा केस है डिस्प्यूट आधा सेटल हुआ, पूरा सेटल नहीं हुआ. ठीक है. तीसरा केस है कि डिस्प्यूट सेटल ही नहीं हुआ, मीडिएटर का टाइम वेस्ट हो गया. मीडिएटर ने कहा कि बड़े ढीठ लोग हैं, बिल्कुल मीडिएशन के लिए हाँ तो बोल दिया पर सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं. दोनों ही बहुत ईगो वाले हैं और दोनों ही मीडिएशन नहीं कर रहे हैं. राइट. तो क्या होगा? तो तीनों में हम बात कर लेते हैं. अगर तो सेटल हो गया है, बिल्कुल सेटल तरीके से हो गया, तो सेटलमेंट रिपोर्ट रिसीव करने के बाद डीसी एससी एनसी ऑर्डर को पास कर देंगे और मैटर को डिस्पोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे. जहां पे डिस्प्यूट इज सेटल ओनली इन पार्ट, द डीसी एससी एनसी एज द केस में बी शैल रिकॉर्ड द सेटलमेंट व्हिच हैज सेटल्ड एंड कंटिन्यू टू हियर द अदर इशू. समझ गए? जहां पे डिस्प्यूट आधा रिजॉल्व हुआ है तो आधे का तो ऑर्डर पास हो गया और आधे को अभी डीसी एससी एनसी रिजॉल्व करेंगे. मतलब आज समझो अगर मैं डीसी की प्रेसिडेंट हूँ और मैंने मीडिएशन के लिए भेजा कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट, आधा ही डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ, तो मैं कहूंगी चलो आधे को तो रिकॉर्ड करो, बाकी मैं रिजॉल्व करती हूँ. कमीशन का काम भी तो रेजोल्यूशन देना है ना, तो बाकी मैं रिजॉल्व करूंगी.
Where the consumer dispute could not be settled by mediation, the DCSC-NC, as the case may be, shall continue to hear the issues with respect to dispute. तो फिर mediation से वापस आ जाएगा, DCSC-NC का प्रेसिडेंट बोलेंगे चलो भैया हम ही रिजॉल्व करते हैं, जब तुम्हें मीडिएटर से नहीं रिजॉल्व करना तो फिर हम रिजॉल्व करेंगे, राइट? अब आ जाइए प्रोडक्ट लायबिलिटी. चलिए, बट बिफोर प्रोडक्ट लायबिलिटी जस्ट हैव अ लुक व्हाट वी हैव डन. वी हैव डन मीडिएशन. तो मीडिएशन से क्वेश्चन क्या आ सकता है? मीडिएशन से क्वेश्चन आ सकता है एक कि मीडिएशन सेल के बारे में बताइए कि इनके मीडिएशन सेल कैसे स्टैब्लिश करते हैं, कौन स्टैब्लिश करता है और मीडिएटर की क्या ड्यूटीज होती है. दो चीजें इकट्ठा पूछ सकता है. तो सेल स्टैब्लिश कैसे होते हैं वो हमने बात कर ली. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है. ये अपने पास ये जो मीडिएशन सेल होते हैं इनमें इनके पास क्या क्या होता है, इनके पास लिस्ट ऑफ मीडिएटर्स होते हैं, केसेस क्या क्या रिजॉल्व करे हैं, उनके क्या प्रोसीडिंग से उनका रिकॉर्ड होता है. मीडिएटर जो है रिपोर्ट सबमिट करते हैं. देन मीडिएटर की क्या ड्यूटी होती है, क्या इनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, प्रोसीजर क्या है. देन सेटलमेंट. सेटलमेंट का अभी आपने देखा कि सेटलमेंट में 3 बातें आ रही हैं. सेटलमेंट कैसे हो रही है? सेटलमेंट राइटिंग में रिड्यूस होती है, देन इसकी रिपोर्ट बनती है. उसके बाद रिकॉर्डिंग सेटलमेंट. सेटलमेंट, रिकॉर्डिंग सेटलमेंट. अब आंसर कैसे लिखना है हमें? अगर तो हमें एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाता है कि मीडिएशन के बारे में बताइए, ठीक है, तो आप मीडिएशन सेल कौन बनाता है, ड्यूटी क्या है मीडिएटर की, क्या प्रोसीजर है इनका, ये कैसे सेटलमेंट देते हैं, उसके बाद अपनी सेटलमेंट को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये सारी बातें आपने कर डाली, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंशन जैसा क्वेश्चन आ जाए और उसमें छोटी छोटी बातें पूछ रहा है कि डीसी के प्रेसिडेंट को मीडिएटर रिप्लेस करना है, क्या कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे छोटी छोटी बातें भी आपसे पूछ सकता है कि कितने दिनों में ऑर्डर पास होगा जब सेटलमेंट हो जाएगी. 7 दिन के अंदर जब ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो जब सेटलमेंट रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो 7 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर देगा DCSC-NC एज द केस मे बी, राइट. अब आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट लायबिलिटी के ऊपर. प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट लायबिलिटी? प्रोडक्ट बन गया लायबिलिटी. प्रोडक्ट लायबिलिटी Chapter 6 contains section 82 to 87 that deals with product liability. क्या इससे क्वेश्चन आता है? यस, देखा गया, बिल्कुल देखा गया प्रोडक्ट लायबिलिटी से क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 of chapter 6 shall apply to every claim for compensation under product liability. According to section 82 of chapter 6, chapter 6 में कितने सेक्शन है? 82 to 87 that deals with product liability. ये बोलता है product liability it applies to every claim for compensation under product liability. जैसे क्या है ना, कोई प्रोडक्ट मैंने यूज करा, वो प्रोडक्ट यूज करने से मेरे को हो गई एलर्जी या मुझे कुछ तकलीफ हो गई मुझे उससे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट लायबिलिटी. सो विल आई क्लेम कॉम्पनसेशन? यस. जस्ट अ सेकेंड प्लीज. यस, प्रोडक्ट लायबिलिटी. तो प्रोडक्ट लायबिलिटी बोलते हैं दैट देयर इज अ क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन बाय कंप्लेनेंट. अच्छा, कंप्लेनेंट कौन होता है भाई? कंप्लेनेंट होता है जो कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को गलत प्रोडक्ट मिला, मुझे गलत प्रोडक्ट मिला, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे हो गया नुकसान. अभी क्या है ना, एक बात बताओ कि आपको एक प्रोडक्ट रिसीव हुआ, वो प्रोडक्ट ना डैमेज था, मतलब आपने यूज नहीं करा, अभी बिल्कुल यूज नहीं करा, बट वो डैमेज था. तो आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई, हाँ प्रोडक्ट डैमेज था तो आपने यूज करने से मना कर दिया और आपने उस प्रोडक्ट को सेलर को कॉम्पनसेशन करने के लिए क्लेम करा कि मेरे को मेरे पैसे वापस दो, ये प्रोडक्ट जो है ये टैम्पर्ड है या डैमेज्ड है. दूसरा केस, प्रोडक्ट आया, डैमेज नहीं था, लेकिन जब आपने यूज किया तो उससे एक पर्सन को हो गई इंजरी, एलर्जी हो गई, इंजरी हो गई या कुछ ऐसी चीज हो गई जो उसके जिंदगी उसके लाइफ को थ्रेटन हो गया, तो उस हिसाब से कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा, ठीक है. सो ये चीजें होती है प्रोडक्ट लायबिलिटी कि जब एक कंप्लेनेंट कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम करता है कि मुझे भाई मेरा पैसा वापस करो, है ना. आजकल हम देखते हैं, आप देखते हो जोमेटो पे कैसे करते हैं, नहीं 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 ये तो अच्छा नहीं था, हमने तो ये बिल्कुल भी टेस्टी फूड नहीं था, तो हमारा रिफंड करो. कुछ लोग कैसे रिफंड पॉलिसीज को कैसे यूज करते हैं ना कि रिफंड करो, राइट.
तो अभी एक बात बताओ, आपको टेस्ट तो एक ऐसी चीज है जो बड़ी सब्जेक्टिव इशू है। बहुत बार ऐसा होता है हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं, हमें नहीं पसंद आता, तो उसका क्या रिफंड है? आपको कोई इंजरी हुई है खाना खाने से, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या खाना खाने से, तो आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। जोमैटो की भी अपनी पॉलिसी है ना, ये क्या, मुझे ना दाल मखनी की शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी तो मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना आप। तो आप एक चीज समझिए, प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है कि जब भी कोई कंप्लेनेंट जो कंप्लेन कर रहा है उसको कोई तकलीफ हुई है तो प्रोडक्ट लायबिलिटी बनती है जब वो कॉम्पनसेशन क्लेम करता है। तो यहाँ देखिए, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन बाय कंप्लेनेंट फॉर एनी हार्म कॉज्ड बाय a defective product manufactured by a product manufacturer or service by a product service provider or sold by a product seller। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपके एक तो दो चीजों से कॉम्पनसेशन बनता है, एक तो गुड्स या सर्विस। तो अगर कुछ ऐसे डिफेक्टिव गुड्स में कुछ ऐसा डिफेक्ट था जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचा, प्रोडक्ट लायबिलिटी बनती है। ऐसी सर्विस मिली जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचा, प्रोडक्ट लायबिलिटी बनती है। एक इंसान पैराग्लाइडिंग कर रहा था, तो जो उसका ग्लाइडर था जो पैराग्लाइडिंग करा रहा था वो उसने ठीक से सबको चेक नहीं करा सेफ्टी मेजर, और वो इंसान ऊपर इतनी हाइट से नीचे गिर गया, तो नेग्लिजेंस है ना सर्विस में, आप समझो, तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा। इनफैक्ट आप देखते हैं पहले साइन करा देते हैं कि देखो आपको कुछ भी हार्ट अटैक आया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट यहाँ तो चलो ठीक है वो अलग बात है, लेकिन ये तो आपकी नेग्लिजेंस ही थी ना कि वो इंसान इतने फीट ऊपर से नीचे गिर गया, है ना। सो ये चीजें होती हैं। तो प्रोडक्ट की डिफेक्ट की वजह से भी नुकसान हो सकता है, सर्विस के डिफेक्ट से भी नुकसान हो सकता है। तो नुकसान किसी भी तरीके से हुआ, जो कंप्लेनेंट है वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। हार्म इन रिलेशन टू प्रोडक्ट लायबिलिटी इंक्लूड डैमेज टू प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई आपकी, पर्सनल इंजरी, मेंटल एग्नी और इमोशनल डिस्ट्रेस। मतलब एक इंसान की डेफिशिएंसी इन सर्विस या डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से एक इंसान को इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है। एनी लॉस और कंसोर्टियम और सर्विसेज, मतलब कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस या कोई ऐसा लॉस हो गया जो भरा नहीं जा सकता, कुछ भी ऐसा हो गया तो प्रोडक्ट लायबिलिटी बनती है। कंप्लेनेंट बिल्कुल कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है, बट शैल नॉट इंक्लूड any cost to a product itself or any damage to a property on account of breach of warranty condition or any commercial economic loss including direct incidental or consequential loss। मतलब आपने सपोज कोई प्रोडक्ट वारंटी या कुछ ऐसी चीज थी जो ध्यान नहीं दी गई तो उसकी प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्सक्लूड करी जाती है। अदरवाइज अगर कोई भी प्रकार का हार्म हुआ है प्रॉपर्टी को, इंसान के इमोशंस को, तो एक कंप्लेनेंट बिल्कुल क्लेम कर सकता है फॉर कॉम्पनसेशन, राइट। लेट्स स्टडी प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83 प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन में बी ब्रॉट, ला सकता है कौन, कंप्लेनेंट ही कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा जो कंप्लेन कर रहा है। किसके अगेंस्ट? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट, या प्रोडक्ट सेलर। अभी देखो ये इंसान है, इसने प्रोडक्ट नहीं बनाया, ये सिर्फ सेल कर रहा है, ये प्रोडक्ट सेलर है। प्रोडक्ट पीछे से बन के आ रहा है, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, और ये इंसान सर्विस देता है तो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, पहले तो मैन्युफैक्चरर के बारे में सुनते हैं। ये जो पीछे बैठा है, जो अपनी फैक्ट्री में बैठा है और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, क्या इसकी कोई प्रोडक्ट लायबिलिटी बनेगी? जैसे समझिए एक दुकानदार है, उसने एक खाने की चीज का पैकेट बेचा। अब जो वो बेच रहा है वो उसने तो नहीं बनाया ना, वो तो बस बेच रहा है एक चीज, उसको खा के किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, राइट। तो वो इंसान जो है, अभी ध्यान से सुनो, जैसे इंसान क्या लेना, इसको ले लेते हैं ना, मिस्टर काका, मिस्टर काकू और मिस्टर नाकू। क्या करें, हम वैसे ही नाम ही है हमारे पास। अभी देखो मिस्टर काका जो है ना, इसकी छोटी सी दुकान है, इसने बेचारे नया नया बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, पर बेचारे के ग्रह अच्छे नहीं चल रहे थे। क्या हुआ, इसने आज ही पैकेट बेचा एक खाने का, वो खा के ना एक इंसान को हुई फूड पॉइजनिंग। वो आ गया इसके घर पे, उसके घर वाले आ गए इसकी दुकान पे, गलत पैकेट बेचता है, गंदा सामान बेचता है, ये है, ये चोर है, ये है, वो है, इसको बेचारे को बोलने लग गए। काका तो बेचारा पहले ही अभी अभी नया बिजनेस स्टार्ट करा था, उसने तो सोचा बस मेरे तो शनि की बिल्कुल भी ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, साढ़ी साथी चल रही है मेरी तो, एंड मुझे तो पहले दिन ही ऐसा हो गया मेरे साथ।
तो काका ने समझाया कि देखो भाई क्या हुआ। तो काका का एक दो दोस्त थे, कॉन्फिडेंस में आए, बोले भाई क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया काका ने। तो उसके घर वाले कहते हैं कि इसने जो ये प्रोडक्ट दिया है, इसको खा के हमारा जो बच्चा है उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। तो काका ने कहा अच्छा, अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई। तो घर वालों ने बोला उसको तो एलर्जी थी, उसको तो वेगन मतलब क्या क्या बोलते हैं, लैक्टोस एलर्जी थी। तो काका ने बोला वो मेरी प्रॉब्लम है, देखो क्लियरली लिखा है पैकेट के ऊपर कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। अब अगर आपको एलर्जी है तो आपको पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़ने चाहिए ना, वो मेरी गलती थोड़ी ना है, मेरा काम तो बेचना है। ठीक है। तो काका की बात समझ में आई उसके घर वालों को, तो वो चले गए वापस। अभी क्या है, एक और अगर ऐसा केस, काका को डिफेंस किस चीज का मिला कि लिखा हुआ है पैकेट के ऊपर कि इसमें ये है, लैक्टोस इनटॉलरेंट लोग इसको ना खाएं, फिर भी वो खा गया। तो खा गया तो फिर तो फूड एलर्जी होनी है ना। लेकिन अगर ये वार्निंग नहीं लिखी होती तो काका को कोई डिफेंस नहीं मिलता। तब भी मिलता, काका ने थोड़ी ना बनाया ये चीज, तब भी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है ना, ये काकू, ये जो बैठा है पीछे, इसको देखना चाहिए था कि इसको पैकेट के ऊपर वार्निंग लिखनी है। आप देखते हो खाने की चीजों के ऊपर भी वार्निंग लिखी होती है, काइंडली shall not be used by children under 5 years, shall not be eaten by those who are lactose intolerant, shall not be used by women who are pregnant। ऐसे वार्निंग्स लिखे होते हैं ना, वार्निंग्स लिखे होते हैं। अभी काकू जो मैन्युफैक्चरर है उसको सोचना चाहिए ना वार्निंग्स के बारे में, कि काका बेचारा तो सेलर ही है ना। लेकिन अगर तो ये काका अपने घर की कोई चिप्स बना के बेच रहा है और उसकी टेस्टिंग इसने खुद करवाई है, सब करा है, उसमें कोई डिफेक्ट निकल जाए, फिर तो एक काका गया, काका इज गॉन। फिर तो काका के पास कोई डिफेंस नहीं है, राइट। तो समझ गए ना ये बातें। मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी अलग होती है, प्रोडक्ट सेलर की लायबिलिटी अलग होती है, और ये जो बैठा सर्विस प्रोवाइडर इसकी लायबिलिटी अलग होती है। ठीक है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, पहले ये काकू की लायबिलिटी सुनते हैं। सेक्शन 84 बोलता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी इफ the product contains manufacturing defect, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है, डिजाइन ही डिफेक्टिव है, डेविएशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने दी है वो स्पेसिफिकेशन ना रह के कुछ अलग ही स्पेसिफिकेशन है, तो काकू को लायबिलिटी बनेगी। जो भी एक्सप्रेस वारंटी दी गई है पैकेट के ऊपर, काकू ने उसको फॉलो नहीं करा तो लायबिलिटी बनेगी काकू की। फेज टू कंटेन एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बोला वार्निंग इंस्ट्रक्शन काकू को डालनी चाहिए ना पैकेट में, नहीं डाली तो फिर काकू को लायबिलिटी भुगतनी पड़ेगी। अ मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल इन अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन इवन इफ ही प्रूव्स दैट ही वाज नॉट नेग्लिजेंट और फ्रॉडुलेंट इन मेकिंग द एक्सप्रेस वारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट। तो भाई आपने वारंटी नहीं दी, समझ गए, लेकिन प्रोडक्ट तो तुम्हारा है ना, तुम्हारा प्रोडक्ट खा के या यूज करके सामने वाले को लॉस हुआ है, तो लायबिलिटी तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब आ जाओ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन था भाई, ये नाकू जो सर्विस दे रहा है। सर्विस किस प्रकार की होती है, बड़ी प्रकार की होती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कुरियर सर्विस, सैलून सर्विस, बैंकिंग सर्विस, सर्विस तो बहुत प्रकार की होती है। तो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर शैल बी लायबल इन प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन इफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम वाज फॉल्टी, इम्परफेक्शन, डेफिशिएंट या इनएडिक्वेट। इनमें से कुछ भी अगर आपकी सर्विस है तो भाई आपकी बिल्कुल लायबिलिटी बनेगी। कुछ आपने ओमिशन कर दिया या नेग्लिजेंस कर दिया है उसकी वजह से आपके ऊपर लायबिलिटी बनेगी। जैसे एक वास्तु वाले हैं, उनसे आपने कोई सर्विस ली, ठीक है, उन्होंने आपको बोला ये चीज यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, और उन्होंने आपको गलत एडवाइस कर दिया जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, ठीक है, उनके ओमिशन या नेग्लिजेंस की वजह से आपको नुकसान हो गया, तो उनकी लायबिलिटी बनेगी। डिड नॉट इश्यू एडुकेट इंस्ट्रक्शन, तो सर्विस प्रोवाइडर को जो इंस्ट्रक्शन देने चाहिए थे वो उसने नहीं दिए। अभी पैराग्लाइडिंग सर्विस कोई दे रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा कि भाई आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे ये पकड़ के रखना है, बस उड़ जाओ हवा में और गिर जाओ नीचे, राइट। तो ये एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन देना सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है। डिड नॉट कंफर्म विद द वारंटी, जो वारंटी दी है सर्विस प्रोवाइडर ने उसके हिसाब से नहीं चल रहा, तो डेफिनेटली सर्विस प्रोवाइडर की लायबिलिटी बनेगी, राइट। चलिए, लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर। अब इस प्रोडक्ट सेलर कौन था हमारा, काका, क्या नाम रख दिया ना मैंने वैसे, ये सेलर काका, इसकी क्या लायबिलिटी और कब बनेगी जरा देखते हैं।
सेक्शन 86 कहता है प्रोडक्ट सेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये तो हमें भी पता है, तो वो प्रोडक्ट के लायबिलिटी एक्शन को लेके ज्यादा लायबल नहीं होगा, ठीक है। शायद ये तभी लायबल होगा अगर he has exercised substantial control over designing, testing, manufacturing, packaging। मतलब इसने अंदर का प्रोडक्ट नहीं बनाया, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग, पैकेजिंग या किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है सेलर, तो लायबिलिटी बनेगी। या तो गिवन प्रोडक्ट को इसने ही कुछ प्रकार से ऑल्टर या मॉडिफाई करा है, तो इसकी लायबिलिटी बनेगी बिल्कुल सेलर की। अभी देखो सेलर दो प्रकार का है, एक तो सेलर है यहां से प्रोडक्ट उठाया और यहां बेच दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं। प्रोडक्ट लिया, उसको ऑल्टर करा, कुछ छेड़छाड़ करी, फिर बेचा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो सेलर की भी लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। ही मेड द एक्सप्रेस वारंटी, इसने ही वारंटी दी थी, मैं देता हूं 2 साल की वारंटी, बिल्कुल ये वो एसेट्रा एसेट्रा, तो सेलर की लायबिलिटी बनेगी। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के बारे में नहीं पता सेलर को, और उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी, तो फिर और खुद ही वारंटी अगर देता है कंज्यूमर को, तो बिल्कुल प्रोडक्ट सेलर की ही लायबिलिटी बनेगी। He failed to exercise reasonable care in assembling or inspecting, तो इंस्पेक्शन करनी चाहिए थी सेलर को, उसने नहीं करी, बिना इंस्पेक्शन के आगे प्रोडक्ट बना दे दिया, बेच दिया, कंज्यूमर को सर्विस दे दी, तो यहाँ पे सेलर की भी लायबिलिटी बिल्कुल बनेगी। देखो बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट्स है, अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, आपको ठीक से रीड करना है, समझना है और लर्न करना है, ठीक है। देखिए लर्न बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आपको समझ में आ गया तो। अभी काका, काकू, नाकू, इनको समझ याद रखिएगा। काका इज अ सेलर, काकू इज अ मैन्युफैक्चरर जो पीछे गोडाउन में बैठ, जो अपने फैक्ट्री में बैठ के बना रहा है गुड्स, एंड नाकू इज अ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस तो मैन्युफैक्चरर और सेलर एक ही हुए ना। अब मैं कोई सर्विस दे रही हूँ, अब मैं लीगल सर्विस दे रही हूँ, तो मैं ही सीएस हूँ ना, और मैं ही सर्विस दे रही हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, मैन्युफैक्चरर भी है और सेलर, दो अलग इंसान है, सेम भी हो सकते हैं। एग्जेम्पशन टू प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, तो अभी जितनी भी प्रोडक्ट लायबिलिटी लगी है सेलर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, ये एग्जेम्प्ट हो सकती है। जरा देखें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87 चैप्टर 6, इस एक्ट के चैप्टर 6 में सेक्शन 82 टू 87 टॉक्स अबाउट प्रोडक्ट लायबिलिटी, और अब हम बात कर रहे हैं 87 के बारे में। प्रोडक्ट लायबिलिटी कैन नॉट बी ब्रॉट अगेंस्ट द सेलर at the time of harm the product was misused, altered or modified. In any product liability action based on the failure to provide adequate warnings or instruction, the product manufacturer shall not be liable if, यहां कह रहे हैं अगर प्रोडक्ट लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन कोई वार्निंग या इंस्ट्रक्शन जो प्रोडक्ट सेलर मैन्युफैक्चरर ने नहीं दी, वो लायबल नहीं होगा अगर, तो जो प्रोडक्ट परचेज करा गया है एम्प्लॉयर द्वारा वो उसके वर्क प्लेस के लिए करा गया, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडेड वार्निंग टू ईच एम्प्लॉयर। मतलब समझ रहे हो कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तुम एक एम्प्लॉयर हो, तुमने ना मेरे से सीसीटीवी कैमरास खरीदे, और जब मैं तुम्हें दे रही थी तो मैंने तुम्हें उसी समय वार्निंग्स और वो सब चीजें बता दी थी, हर किसी को अलग अलग, तो उस हिसाब से फिर आपको मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब आप कहोगे मैम पैकेट के ऊपर क्यों नहीं लिखी? कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं जो एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट कोई जनरल प्रोडक्ट नहीं, कस्टमाइज्ड, और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को देते हुए उन्होंने इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है प्रोडक्ट, उसको वार्निंग फेस टू फेस बता दी थी, तो अब आप उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं ला सकते अगर वो तुम्हारी गलती की वजह से कुछ नुकसान हुआ है तो। द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एज अ कंपोनेंट और मटेरियल टू बी यूज्ड इन अनदर प्रोडक्ट, warnings were given by the manufacturer। मैन्युफैक्चरर कह रहा है मैं तुम्हें ये रॉ मटेरियल बेच रहा हूँ और तुमने इस रॉ मटेरियल को आगे किसी और प्रोडक्ट में एज अ रॉ मटेरियल यूज करा है, और मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी इस प्रोडक्ट को लेके, फिर भी तुमने उसको गलत तरीके से किसी और ही प्रोडक्ट में यूज करा और कुछ नुकसान हो जाता, तो मेरी गलती नहीं है। The product was one which was legally meant to be used or dispensed only by or under the supervision of an expert। अभी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है यूज्ड इन द सुपरविजन ऑफ द एक्सपर्ट, जैसे मेडिसिन पे लिखा होता है ओनली यूज इट ओनली अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, फिर भी तुम डॉक्टर बने हुए हो, तुम खुद ही खा रहे हो दवाइयां, देखते हो ना लोग अपने इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करते नहीं, बस करो करो। अभी जैसे अभी तुम अब घर वालों को देख लो, दी हुई एक्सपायरी डेट बोला हुआ है कि भाई ये आज एक्सपायर हो गया है, हमारी मम्मियां क्या बोलेगी, नहीं, एक 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, ऐसे ही खा लो मर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्ट नहीं होना चाहिए, जिंदगी वेस्ट हो जाए लेकिन खाना देखो खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, सही बात है, बट समथिंग इफ इट इज एक्सपायर्ड, इफ इट इज लाइक इट हैज ट्रांसेंडेड द डेट, मेडिसिन खा लेते हैं घर वाले, अच्छा क्रोसिन दे दो एक्सपायर 2 महीने पहले एक्सपायर हो गई, दे दो, कुछ नहीं होता, बुखार ठीक कर देगी। मेरी मदर लॉ तो बोलती हैं कि मैं उनको बोलती हूँ ना कुछ ये एक्सपायर हो गई है, वैसे तो अपने मैं उनको बताती ही नहीं हूँ, मैं सीधा फेंक देती हूँ, लेकिन जब भी मैं उनको बोलूँ ना कि ये ना चीज एक्सपायर हो गई है, ठीक है, तो उनका क्या होता है आंसर, ये एक्सपायर हुई है, इसका मतलब ये अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रही, इसकी एफिशिएंसी कम हो गई है, पर यूज कर सकते हो। मैंने कहा ये इतनी डिटेलिंग कहाँ लिखी हुई है कि इसकी एफिशिएंसी कम हो गई है पर यूज, मतलब ब्रेड एक्सपायर हो गई है पर वो फ्रिज में थी, ठीक है, मतलब फ्रिज में रख के उसकी एक्सपायरी 2 दिन और बढ़ गई, तो मैं तो भाई डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं मरना नहीं चाहती और मैं ये ब्रेड नहीं खाऊंगी, आप लोगों को खानी है, जिनकी जिंदगी वो ध्यान रखे, है ना, मैं क्या कर सकती हूँ। सो एक्सपायर्ड, यू अंडरस्टैंड, तो अभी अभी उसके अलावा भी अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरर कहेगा कि भाई, जैसे यहाँ देखो, कंप्लेनेंट गधा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में घूम रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी खा रहा है, और फिर ऐसे में कंप्लेनेंट अगर कंप्लेन करता है तो फिर उसमें तो कोई प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन नहीं बनता, ठीक है ना। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स ऑफेंसेस पेनल्टीज पे हम, जो मुझे सबसे बोरिंग पार्ट लगता है किसी भी एक्ट में कि पेनल्टीज है, क्योंकि बच्चों को लर्न करनी पड़ती है ये पेनल्टी वो पेनल्टी, बट आई वुड से दैट प्लीज रिमेंबर व्हाई, थोड़ी बहुत याद कर लिया करो, आंसर्स के कंक्लूजन में लिखने की जरूरत पड़ सकती है, राइट। अभी मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, फोन आया कि मैम मेरा मॉड्यूल 1 का रिजल्ट आएगा, तो अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो फिर मैं मॉड्यूल 1 की क्लासेस भी लूंगी, और अगर मॉड्यूल 1 क्लियर हो गया तो ओनली मॉड्यूल 2 करूंगी। मैंने कहा ये बात तो बड़ी प्रिज्यूम्ड है, मतलब इम्प्लाइड है, इसमें क्या हो गया। शी वाज लाइक कि मुझे ना पंडित ने एक बोला है कि मेरा इस बार क्लियर नहीं होगा, तो मैं सोच रही हूँ मॉड्यूल 1 पढ़ने लग जाऊं। बच्चे आजकल कैसे एस्ट्रोलॉजर्स एंड पंडित के पास जाके पूछ लेते कि हमारा पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, है ना। ऐसी बात नहीं है दैट आई डोंट गेट दी सर्विस, इवन आई रियली लाइक कि अरे हाथ, कभी कोई हम जाते हैं ना कहीं तो कोई हाथ देखने वाला होता है, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, टैरेट कार्ड रीडर होते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि हाँ मैं सुनूंगी। ऐसे ही ना मजे मजे में ना मैंने एक दिन अपने घर वालों को बोला, वो उनके कोई फ्रेंड थे, तो मैंने कहा मेरे भी डेट ऑफ बर्थ भेजो ना, मतलब आई जस्ट वांट टू लिसन लाइक हाउ इज माय फ्यूचर एंड एवरीथिंग। तो माय फादर इन लॉज फ्रेंड एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ भेजा, तो जब उनका कॉल आया बताने के लिए कि ऐसा ऐसा लिखा है कुंडली में, ये लिखा है वो लिखा है, सो आई सेड प्लीज स्पीकर ऑन रखिए, आई ऑल्सो वांट टू लिसन लाइक ऐसे क्या बोला है मेरे बारे में, इतनी वाहियात बातें बोली मेरे बारे में, तो मुझे लग रहा था क्यों बोल रहे हो, मतलब ऐसे लाइक दैट, मतलब आप समझ रहे हो कि वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे कुंडली वाले लोग बहुत ताने मारते हैं, ऐसी कुंडली वाले लोग किसी के साथ एडजस्ट नहीं करते, टॉकिंग अबाउट मी, ऐसे कुंडली वाले लोग किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते, मतलब आप समझ रहे हो। मैंने बोला कि मैं मन में सोच रही थी ब्रो ये सब बातें क्यों बोलने की जरूरत है, इफ यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट माय फ्यूचर और समथिंग टू रेक्टिफाई, प्लीज टेल, व्हाई आर यू टेलिंग ऑल दिस, आई मीन व्हाई, मतलब मैंने कहा मुझे ही पड़ी थी बस जानने की अपने बारे में, तो क्या कर सकते हैं ना। चलो पहली पेनल्टी देखते हैं, छोड़ते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स मत करो, मतलब लोग आजकल ना, मतलब इट्स आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट और समथिंग, बट इतना भी नहीं कि हम तो पढ़ेंगे तब जब एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे, और लाइक दैट, टेक इट ओनली फॉर फन सेक, ओके। चलिए, सेक्शन 88 provides that whoever fails to comply with any direction of central authority, जो आपने बहुत शुरू में पढ़ा था, तो आपको जेल हो सकती है 6 महीने की, which may extend to and or the fine which may extend to 20 lakh rupees or both।
It may be noted section 20 deals with the power of central authority to recall goods, etc. and section 21 talks about the central authority power to issue directions. So अगर आप कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हो और सेंट्रल अथॉरिटी का नोटिस आ जाए तुमको कि बंद करो ये एडवर्टाइजमेंट और तब भी तुम चलाए जा रहे हो तो तुम्हें 6 महीने की जेल और 20 लाख रुपए फाइन हो सकता है, ठीक है ना। पनिशमेंट फॉर फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो अगर आप कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हो तो सेंट्रल अथॉरिटी का डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा, लेकिन तब भी अगर आप करते हो तो यू शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड विद द फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 lakh. For every subsequent offense be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years or and with the fine which may extend to 50 lakh rupees. तो मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, आपको सेंट्रल अथॉरिटी के डायरेक्शन आ गया, आपने तब भी फॉलो नहीं करी, सो फॉर दैट पर्पस आपका ऑफेंस बिल्कुल कंपाउंडेबल नहीं होगा और आपको जेल और फाइन दोनों देने पड़ सकते हैं। पनिशमेंट में देयर इज नो कॉग्निसेंस शैल बी टेकन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट एक्सेप्ट अगर सेंट्रल अथॉरिटी बोले तो, लेकिन क्योंकि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का केस सेंट्रल अथॉरिटी लुकअप करते हैं तो मेक श्योर दैट यू फॉलो द डायरेक्शंस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना करें, अदरवाइज ये पेनल्टीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल और स्टोरिंग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और इंपोर्टिंग गुड्स कंटेनिंग एडल्ट्रेंट, तो अगर आप किसी प्रकार से एडल्ट्रेंट गुड्स को बना रहे हैं, बेच रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, राइट, या इंपोर्ट कर रहे हैं कोई ऐसी चीज जो आपको पता है कि एडल्ट्रेंट है तब भी कर रहे हैं, तो देखिए whoever by himself or by any person agent, अगर आप कुछ सेल मैन्युफैक्चर करते हो, सेल करते हो, स्टोर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो या इंपोर्ट करते हो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एडल्ट्रेंट है जो, then you shall be punished with that and that depends on कि आपने कितना नुकसान पहुंचाया। अगर आपने कोई इंजरी नहीं करी, अगर कोई आपकी इस हरकत से सिर्फ पता चला लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई तो आपको जेल हो सकती है 6 महीना की एंड फाइन लग सकता है 1 लाख रुपए तक। दूसरा, इंजरी तो हुई है पर ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ कंज्यूमर को, मतलब इंजरी हुई है, नुकसान पहुंचा पर ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ। आई विल टेल यू व्हाट ग्रीवियस हर्ट इज। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है ऐसा हर्ट जिससे सामने वाले की जान तक बात आ सकती है। तो इंजरी हुई है पर इतनी जानलेवा नहीं थी तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल की विद अ फाइन ऑफ 3 लाख रुपीस, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट हुआ अगर किसी कंज्यूमर को, मतलब ऐसा हर्ट हुआ कि इंसान बस बच गया, जिंदा है, उसकी डेथ नहीं हुई बट इट वाज जानलेवा, तो 7 साल की जेल हो सकती है एंड फाइन विद दैट विल बी 5 लाख रुपीस। अगर हर्ट नहीं हुआ सीधा, मतलब देखो ना ये वाले में क्या था, ग्रीवियस हर्ट में क्या 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए फाइन। तो ग्रीवियस हर्ट का मतलब ये है कि बस जान बच गई है, इतना हर्ट हो गया कि बस जान बच गई है, इंसान की डेथ नहीं हुई है लेकिन वो जानलेवा था। तो लेकिन अगर डेथ हो गई है देन तो 7 years की जेल विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीस। प्लीज ये वाला थोड़ा याद रखिए, ये वाला इसलिए याद रखिए क्योंकि आप इसको प्रोडक्ट सेलर की लायबिलिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी या किसी भी कोई भी प्रकार के हर्ट या इंजरी के एज अ पेनल्टी के तौर पे कंक्लूजन में लिख सकते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल और स्टोरिंग और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और इंपोर्टिंग स्प्यूरियस गुड्स, राइट। अच्छा एक और चीज है स्टूडेंट, अच्छा ये हमारा लास्ट स्लाइड है जिसमें हम पेनल्टीज के बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड, राइट। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स और 1-2 टॉपिक्स के बारे में और बात करेंगे, देन आवर चैप्टर विल बी डन। मैं ये बोल रही थी कि आप जरा ध्यान दीजिए, ऑफेंसेस पेनल्टीज में पहला हमने सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में बात करा, देन हमने बात करा अबाउट पनिशमेंट फॉर सेलिंग गुड्स एनी गुड्स दैट आर एडल्ट्रेट, और एडल्ट्रेशन है तो उसमें इंजरी हो सकती है जो 4 प्रकार में डिवाइड करी गई है। विदाउट इंजरी, इंजरी पर ग्रीवियस हर्ट नहीं है, ग्रीवियस हर्ट एंड देन डेथ, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कुछ आप ऐसे गुड्स पे बना रहे हैं, बेच रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या फिर इनफैक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं स्प्यूरियस गुड्स। स्प्यूरियस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप प्रिटेंड करते हैं कि जेन्युइन है पर जेन्युइन नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि ये तो प्योर
ये मटेरियल है यहाँ से इंपोर्ट हुआ है पर हुआ नहीं है, मतलब स्प्यूरियस गुड्स है, सो इन दैट केस अगर उससे इंजरी हुई है नॉट अमाउंटिंग टू ग्रीवियस हर्ट, मतलब यहाँ पे सीधा बोल रहे हैं कि इंजरी से बात शुरू हुई है, पीछे हमने चार डिवाइड करा था, यहाँ पे बोल रहे हैं इंजरी विदाउट ग्रीवियस हर्ट, इंजरी विद ग्रीवियस हर्ट एंड डेथ। ठीक है, तो इंजरी विदाउट ग्रीवियस हर्ट में यू विल हैव अ इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 year 3 लाख रुपीज। अगर आप ये ध्यान देंगे तो ये पीछे जैसा ही है, यहाँ पे कह रहे हैं ग्रीवियस हर्ट हुआ है देन 7 years की जेल विच 5 लाख रुपीज। यहाँ पे कह रहे हैं अगर डेथ हुई है तो 7 years की जेल एंड विद अ फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज। अब जरा यहां देखिए, तो ये वाला पोर्शन स्प्यूरियस गुड्स के लिए अगर आप एक भी याद करेंगे तो आपको दूसरा वाला याद हो जाएगा। तो बेटर डू द स्मार्ट स्टडी, ये नहीं कि बजाय लर्न करे जा रहे हैं, बहुत सारा सिलेबस है, आईसीएसआई ने हमें बर्बाद कर दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत स्मार्टली भी लर्न करी जा सकती हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एंड वील बी कंप्लीटिंग आवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। I just hope that you are able to understand, you are understanding all the topics. I am able to be, I am able to fulfill my promise of making you understand everything, right? Any doubt, please comment. Any doubt, reach back to me. Any problem, please let me know with respect to your subjects. So I am taking Monday, Wednesday, Friday SBIL and Tuesday, Thursday, Saturday I am taking ECIPL. Yes, ऐसा हो जाता है किसी टेक्निकल रीजन की वजह से या मेरी तबियत की वजह से अगर मैं कोई पर्टिकुलर क्लास अपलोड नहीं कर पाती टाइम पे, सो दैट विल बी अपलोडेड लाइक एक दिन ऊपर नीचे, बट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर विंटर्स बिकॉज योर टीचर हेट विंटर्स एंड विंटर्स में आई एम माई एफिशिएंसी लेवल बिकम्स हाफ, तो हो सकता है, बट एनीवे आई जस्ट होप जैसे जैसे क्लासेस हो रही हैं प्लीज उसको पढ़िए। अब जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से कर लीजिए, 1 on 20 चैप्टर इज डन एंड देन हम एक एक करके सारे चैप्टर्स ऐसे कर लेंगे। और अगर आप इसी एफिशिएंसी से हर चैप्टर को बहुत प्यार से और अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप भी अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आई एम श्योर एग्जाम से पहले कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट स्टूडेंट्स। So see you in the next class. Till then, please study hard. Any doubt, reach back to me. Please like and share. Please तो नहीं बोलना चाहिए, वैसे like and share करना चाहिए आपको, right? So I'll see you in the next class. Thank you so much.